कल वही वेरिएबल के बारे में देख रहे थे ना। Yes, yes, yes. और इसके पहले भी पिछली क्लास में भी वेरिएबल्स के बारे में ही देखा था। कल वेरिएबल्स के बारे में और देख रहे थे और तुमको एक बात ये समझ में आ गई थी। दो बातें क्या, एक डिक्लेरेशन, तीन वर्ड समझ में आए थे, एक डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट। तुमने देखा था वीडियो कॉल का? इसको लोकल वेरिएबल कहेंगे सर? हाँ कहेंगे बहुत कुछ, अभी रुक जाओ, अच्छी इसका कहने का टाइम आएगा। बहुत फास्ट मार रहे हैं। हम उसी स्पीड से चलेंगे तो कितना ही फास्ट भागो। हाँ भाई, तो देखो कल हमने बताई थी एक बात, तुम समझ में आ गई थी कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी करना है कंप्यूटर में, कोई प्रोग्राम लिखना है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? वेरिएबल्स की। जरूरत पड़ेगी किसकी? वेरिएबल्स की। लेकिन जावा के नियम है, जावा अपने नियम में ये कहता है कि भैया वेरिएबल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले वेरिएबल को क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा। इसे बोलते हैं क्या? डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद बैठो यार, इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा? इसके बाद ही तुम वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। और जिसको हमने बोला था क्या? इनिशियलाइजेशन। जिसको हमने क्या बोला था? इनिशियलाइजेशन। ये तुमको दिख रहा है कि बेसिक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक। ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर हमने, लेकिन तुम ये देख रहे हो हमने फिर क्या लिखा? बेसिक, देखो बेसिक बराबर लिखा 80,000। ठीक है पहले, ठीक है। और फिर लिखा बेसिक इक्वल टू 130,000। ठीक है, पहले लिखा बेसिक बराबर क्या? 80,000। अब 12 लाइन नंबर 11 में और लाइन नंबर 13 में लिखा बेसिक बराबर 1,30,000। पहले तो याद रखो वो जो बेसिक है ये क्या है? वेरिएबल है। जो हमने नाम दिया है जिसे बेसिक, वो क्या है? वेरिएबल है। उसका नाम नहीं, उसकी क्वालिटी छुपी हुई है कि वेरिएबल का मतलब क्या? इसकी वैल्यू क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जब तुम यहां लिखोगे बेसिक बराबर 1,30,000 तो इसमें नई वैल्यू आएगी। अब देखो चलेगा, अगर अभी हम इसको चलाने की बात हमने लास्ट क्लास में की थी ना, अभी चलेगा। लाइन नंबर 11 चलेगी तो क्या होगा? 80,000 जाएगा कहां? बेसिक के। 80,000 जाएगा कहां? बेसिक के अंदर। और यहां प्रिंट कितना होगा? 80। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो उसके अंदर क्या आएगा? 1,30,000 आएगा। तो याद रखना, एक वेरिएबल के अंदर जब भी, एक वेरिएबल के अंदर कई बार वैल्यू डाल सकते हो, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जब भी वेरिएबल के पास नई वैल्यू आती है तो पुरानी वैल्यू क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो अगर लाइन नंबर 14 की बात करें, इसी बेसिक को प्रिंट कराएं, देखो सेम लाइन लाइन नंबर 12 पे लिखी है और सेम ही लाइन 12 लाइन नंबर कहां लिखी है? 14 पे लिखी है। लेकिन 12 पे यही प्रिंट करेगा क्या? ये लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा? 80,000। और जब 14 पे यही लाइन चलेगी तो प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 1,30,000। क्लियर है बात? तो ये याद रखना, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को तुम कई बार डाल सकते हो। और उसके अंदर जब वैल्यू, अगर बाद में पूछोगे कौन सी, अगर तुमसे पूछे कोई कि लाइन नंबर 13 के बाद बेसिक में क्या पड़ा है, तो 1,30,000 पड़ा है। 80,000 का अब कोई हिसाब नहीं है। और ये देखो लाइन नंबर 20 देखो, लाइन नंबर 20 में उसी बेसिक में क्या डाला गया? 50,000। तो 20 के बाद जहां भी बेसिक को इस्तेमाल करोगे वो क्या लेके आएगा? 50,000। न वो 80,000 जानता है अब, और न 1,30,000 जानता। तो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने को ही क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। एक वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू डालते हैं तो क्या बोलते हैं इसे? असाइनमेंट। और याद रखना, एक वेरिएबल के अंदर कई बार असाइनमेंट किया जा सकता है। और पहली बार जब असाइनमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? इनिशियलाइजेशन। इसी को फर्स्ट असाइनमेंट भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और इसके बाद जब वैल्यू डालते हो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसको सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट बोलना। सीधे वर्ड क्या इस्तेमाल करना? असाइनमेंट। एक वेरिएबल के अंदर हम बार बार वैल्यू डाल सकते हैं। तो यही हमने चीज देखी थी। क्लियर है ये बात? अगर सर इसे किसी में असाइनमेंट हुआ है कई बार, तो वैसे पता चलेगा कितनी बार हुआ है? कितनी देख के? बिना विदाउट देखे कहां से होगा भाई? देखोगे तो समझ में आएगा।
भाई बेवजह तो किया नहीं होगा। अगर 4 बार किया भी होगा तो तुम्हें कोई जरूरत महसूस होगी तभी 4 बार किया होगा। अगर तुम्हें लगता कि एक ही बार में मेरा काम हो गया है तो 3 बार और नहीं करते। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा तभी तुमने 3 बार और किया होगा। तो भाई देख के वैसे कैसे, जैसे कहां तक तो हमें देखना पड़ेगा। वैसे वो अलग चीज है, जैसे इक्लिप्स यूज कर कंट्रोल F करके सर्च करके काउंट निकाल के देख सकते हो, लेकिन वैसे कोई जावा में तरीका नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कुछ? चलो आज फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम पे आते हैं। ये मेथड यहां से हटाते हैं जो कॉल हो रहा है मेन में, एक नया मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम चलो रख देते हैं क्या, एडिशन। यहां मान लो ये दो नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है। तो बहुत आसान सा प्रोग्राम हो गया। और सब लोगों को इस टाइप के प्रोग्राम करने हैं कि भाई सर्किल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, स्क्वायर का निकालो, है ना, प्लस इसका क्या कहते हैं कि जैसे हमने टैक्स वाला एक क्वेश्चन कर दिया, परसेंटेज निकालना, जो इस टाइप की मैथ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो चीजें करके देखो। ठीक है, अब मान लो हमने लिखा इंट num1 इक्वल टू 2000, इंट num2 इक्वल टू 3000, फिर स्ट्रिंग सॉरी इंट, अच्छा ये भी बताया था कल क्लास में ना कि चाहो तो एक लाइन में डिक्लेयर करो, अगली लाइन में इनिशियलाइज करो, चाहो तो सेम लाइन में ही डिक्लेयर भी कर दो और इनिशियलाइज भी कर दो, जो हमने यहां किया। यहां डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में हुआ है, ये भी कर सकते हैं, इसको लेके कोई रोक नहीं है। num1 प्लस num2, और अब भाई प्रिंट कर दो रिजल्ट। और इस मेथड को यहां मेन मेथड में क्या कर लेते हैं, और ऐसे अब चला के देखिए क्या आया, 5। अच्छा हम तुमसे कह रहे हैं, मान लो ये नहीं चलाए होते, चलो चेंज कर दे रहे हैं। अब बताओ क्या है, क्या आएगा रिजल्ट, 8000 है। 8000 कैसे बताया तुमने 8000? उसको कैलकुलेट करें, इंट रिजल्ट num1 प्लस num2 की, हाँ, जब हम इक्वल टू करेंगे दोनों को जोड़ोगे तो 8000 आएगा है? मान लो पहले जब एक बच्चे को, एक जो पहली क्लास का बच्चा था, जब उसे देते थे ये प्रॉब्लम कि भाई एक नंबर है 2000, 5000 या 3000 दे, किसी को भी देते हो, तो भाई तो क्या करता था, कॉपी पे लिखता था कि भैया जैसे लिख दिया num1 बराबर क्या 5000, num2 बराबर क्या लिख दिया 3000, ठीक है कॉपी पे लिखा है। लेकिन वो जोड़ के तुम्हें बताता था, तो क्या कॉपी जोड़ दिया करती थी, खुद जोड़ते थे? कौन जोड़ता था? मेरा दिमाग, मेरा दिमाग। ये 5000 मेरे दिमाग में जाता था कि नहीं जाता था? 3000 के दिमाग में जाता था, और फिर मेरे दिमाग उन 5000 और 3000 को जोड़ता भी था, फिर उत्तर भी रिजल्ट आता था दिमाग में कितना, 8000, और फिर वो 8000 मुंह से बोल देता। मेरे एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक उन नंबर्स को रखता है और दूसरा उन नंबर्स के साथ जोड़ना घटाना, जो लॉजिक इस्तेमाल करना है वो लॉजिक इस्तेमाल करता है। अब सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में भी एक तरह से मान के चलो दो दिमाग, एक दिमाग है जो लॉजिक लगाता है, ठीक है। अब जैसे ये कह दें हम, जैसे 5 और 4, और इन दोनों का आपस में क्या कर दे, गुणा। अब बताओ उत्तर क्या होगा, 20। कैसे बोल रहे हो? फिर ऐसे ही बोल रहे हो तुम कि 5 दिमाग में रखे, 4 दिमाग में रखे, फिर दोनों का तुम्हारे दिमाग ने क्या किया, गुणा किया, और फिर उत्तर आया और वो 20। अब देखो दिमाग का वो हिस्सा जहां तुमने 5 और 4 को रखा था, वो था रैम। वो कौन था, रैम। तुम्हारे दिमाग में भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो क्या है, रैम है, जिसमें तुम नंबर्स को रखते हो, और दिमाग का एक हिस्सा उसके ऊपर कैलकुलेशन करता है। दिमाग का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से में रखे गए नंबर्स को लेके फिर क्या करता है, कैलकुलेशन करके फिर रिजल्ट निकालता है, और रिजल्ट निकाल के फिर दिमाग के उसी हिस्से में, जैसे 5 और 4 का गुणा क्या हुआ, 20 ना, तो जो 20 आया दिमाग के हिस्से में रखा, और वही 20 तुम मुंह से बोलते हो। तो एक तुम्हारे पास दिमाग में, तुम्हारे सिर में एक सीपीयू है और एक है क्या, रैम। 5 और 4 कहां गए, रैम में। जो रिजल्ट आया बन के 20, ये कहां गया, रैम में। लेकिन ये 5 और 4 का गुणा करने वाला काम, ये लॉजिक लगाने वाला काम किसने किया, सीपीयू।
सेम ऐसे ही तुम्हारा कंप्यूटर भी काम करता है। कि कंप्यूटर क्यों बनाया गया था? आदमियों का ही काम करने के लिए ना। तो उसे नकल भी किसकी करनी थी? आदमियों ही की करनी थी ना। इसीलिए रैम कंप्यूटर में क्या है, दो हिस्से। मेनली मेमोरी के वैसे तीन होते हैं, मेनली मान के चलो दो है। कौन? एक रैम और एक क्या, सीपीयू। रोम तो है, मान लो है हार्ड डिस्क तुम्हारी, या वैसे मान के देखा जाए तो। अब देखो ये कैसे काम करता है। जो तुम इसे चलाते हो और ये चलने लगता है, ये कैसे? अच्छा, तुमको एक बात और बताई गई होगी, रिंकू सर ने बताया होगा कि भाई 8 डेटा टाइप होते हैं। हर डेटा टाइप का अलग अलग स्टोरेज होता है। किसी को 4 बाइट चाहिए, किसी को बताया होगा सबने, किसी को 4 बाइट चाहिए, किसी को 2 बाइट चाहिए, किसी को 8 बाइट चाहिए, किसी को 1 बाइट चाहिए। ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको जगह चाहिए होती। तो ये याद रखना, इंट को कितनी चाहिए होती है? 4 बाइट। इंट को कितना चाहिए होता है? 4 बाइट। कोई भी नंबर अगर वो इंट है तो उसको जगह कितनी चाहिए? 4 बाइट। ज्यादा नहीं, सिर्फ कितना चाहिए? 4 बाइट। अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको जब चलाते हैं तो जानते हो क्या होता है? जब तुम चलाते हो ये एडिशन, जैसे अभी चलाओगे तो कौन चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड किसे कॉल करेगा? एडिशन को। एडिशन जब चलेगा तो कहां आएगा? यहां आएगा। तो यहां पढ़ेगा क्या लिखा है? इंट num1 इक्वल टू 5। जानते हो क्या करेगा? यही 5 जो है नंबर जाएगा तुरंत कहां? तुम्हारे लैपटॉप में रैम भी है ना, जाएगा रैम में। और रैम में 4 बाइट की जगह लेगा। कितने बाइट की? 4 बाइट। जो 4 बाइट की, जो कि रैम तुम्हारी कितनी है? 8 जीबी की। 8 गीगाबाइट है तुम्हारी रैम में। कितनी जगह है? 8 गीगाबाइट है। 1 गीगाबाइट में जानते हो 1024 मेगाबाइट है। 1024, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट है। और 1 किलोबाइट में 1024 क्या है? बाइट है। ठीक है। तो इतना मतलब अरबों बाइट तुम्हारे रैम में पड़े हुए हैं। गुणा करोगे सबका निकल के आएगा लगभग 70-80 अरब बाइट तुम्हारी रैम में जगह है। उसी जगह में जाएगा और 4 बाइट क्या लेगा? जगह लेगा। और उसी 4 बाइट के अंदर 5 को रखता है। ये क्वेश्चन उठता है ना, ये 5 कहां गया? जैसे हम चला रहे हैं, गुणा भाग करके 20 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कैसे दे रहा है? हम तो अपने भाई, हम भी कॉपी पे लिखे थे तो कॉपी थोड़ी गुणा भाग में नहीं कर दे रही थी। हम कॉपी में से नंबर को कहां रख रहे थे? रैम में। फिर गुणा भाग करके उत्तर निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे दिमाग से? सेम वैसे ही यहां होगा। जब तुमने लिखा इंट num1 इक्वल टू 5, ये तो बस यही लिखा हुआ है ना। अभी ये काम नहीं कर रहा है। काम कैसे करेगा ये? जब तुम इसको चलाओगे तो जानते हो क्या होता है? ये जो वैल्यू है राइट साइड में, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है? 5 ना। तो ये 5 जाएगा कहां? रैम में। जैसे तुम अपने दिमाग में रैम में रख रहे थे 5 को ना, वैसे ये भी अपने दिमाग में कहां रखेगा? रैम में रखेगा। किसे? 5 को। अब चाहे 5 रखना हो, चाहे 10, चाहे 100, चाहे 500, चाहे 1000, कुछ भी रखना हो, इसको जगह कितनी चाहिए? 4 बाइट। न 4 बाइट से कम, न 4 बाइट से ज्यादा। तो जैसे ही ये लाइन जब चलाओगे, लाइन नंबर 11 चलेगा तो 5 जाएगा कहां? 5 जाएगा रैम में। और जगह कितनी लेगा? 4 बाइट। क्लियर है ये? तो num1 के पास क्या है? 5 कहां गया? हम लोग पहले बोलते थे ना num1 के पास 5। सच्चाई ये है, num1 के पास 5 नहीं है। 5 कहां गया? जैसे हम लोग कॉपी पे लिखे थे तो कहते क्या कॉपी के पास 5 है? भले सवाल में लिखते थे ना कि x बराबर 10 और y बराबर 100 और फिर x गुणे y, तो वो 10 कहां जाता था? काम रैम में, कॉपी में थोड़ी जाता था। तो ऐसे ही सेम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। 5 कहां जाएगा? रैम में। और रैम कैसी होती है? ऐसी, जैसे खाने नहीं बने हुए ढेर सारे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, मान के चलो 70-80 अरब क्या है? खाने। उन्हीं खानों में, उन्हीं 70-80 अरब खानों में 1 2 3 4 खाने ले लेगा। 4 खाने ले लेगा और उसी 4 खानों के अंदर किसको रखेगा? 5 को। अब कैसे रखता होगा? रिंकू सर ये भी बताए थे तुम लोग को, बाइनरी नंबर। बाइनरी बताए थे ना कि ये जो 5 है इसको 0101 में तोड़ता है ना। यस सर। तो 5 को वो 0101 में तोड़ेगा और वो यही 4 बाइट के अंदर रहेगा।
और देखो 80 अरब जगह है ना, मान के चलो 80 अरब हिस्सा है, और उस हिस्सा में 80 अरब हिस्सा में से 4 हिस्सा कहीं है, तो वही चीज यहां देखो, अब वो 4 हिस्सा 80, अच्छा 80 अरब हिस्सा है, मेरा 4 हिस्सा कहां है उसमें, उसका कोई पता होगा ना। यस सर। कि भैया फलानी जगह तुम्हारा उनके खेत के बगल में, उनके खेत के बगल में, इस बाउंड्री में तुम्हारा, यहां तुम्हारा जमीन है ना, तो वो उसका क्या था, पता था ना, वही उसका क्या था, पता था ना। और मेरे पास क्या रहता है, पता ही तो होता है। अपनी जमीन हम जेब में लेके घूम रहे हैं, मेरे पास क्या है अपनी जमीन का, पता है ना। सेम वही कंसेप्ट यहां यूज होता है। जब int num1 इक्वल टू 5 लिखते हो, तो 5 जाता है, 5 जाएगा रैम में, जगह लेगा कितनी, 4 बाइट, और 4 बाइट उस 80 अरब बाइट में जहां लेगा उसका कुछ पता होगा ना, या एड्रेस होगा, वही एड्रेस आता है किसके पास, num1 के पास। वेरिएबल के पास कभी वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं रहती, ये याद रखो पहले सब लोग। वेरिएबल के पास वैल्यू जहां रैम में रहती है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। अगर कोई तुमसे पूछे num1 के पास क्या है, तो तुम ये ना कहना कि num1 के पास 5 है, तुम ये कहोगे num1 के पास 5 का एड्रेस है। जैसे मेरे पास घर है, तो इसका क्या मतलब है, मेरे जेब में घर है कि मेरे सिर पे घर है, कहां है, मेरा घर जहां है वहां है, मेरे पास घर का क्या है, एड्रेस है। वैसे ही सेम यहां है, जब तुम num1 इक्वल टू 5 लिखते हो, num1 इक्वल टू क्या लिखते हो, 5 लिखते हो, तो 5 जाता है रैम में, और num1 के पास क्या आता है, उसका एड्रेस। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे यही समझ लो तुम्हारी रैम है, खाने खाने है ना, यही है ना। अब मान लो जैसे पहली लाइन चली num1 इक्वल टू, जैसे चलेगी लाइन नंबर ये 11, 5 आएगा, तो पहले क्या करेगा जानते हो, यहीं पे ये 4 खाना लेके और इसी के अंदर रख देगा क्या, 5। इसका पता क्या है, इसका पता अगर हम यहां के हिसाब से बोले तो कहेंगे यार ऊपर से दूसरी रो, कहां ऊपर से दूसरी रो, 1 2 3 4 और 5वां कॉलम, दूसरी रो से और 5वां कॉलम, यही इसका एड्रेस है। भाई देखो इसको रो कॉलम बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं, रो, ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो हम बोल सकते हैं ना इसका एड्रेस कि भैया क्या है, दूसरी रो और 5वां कॉलम, वहीं पे रह रहा है कौन, 5। तो इसका क्या हुआ, एड्रेस हुआ, पता हुआ ना कि 5 कहां है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन 5 यहां तो नहीं है ना, 5 यहां तो नहीं है ना, 5 कहां है, यहाँ ये 4 बाइट में 5 बैठा हुआ, ध्यान से देखो इस चीज को। तो सेम यही चीज यहां भी होती है कि जब तुम लिखते हो इंट num1 इक्वल टू क्या, 5, तो 5 जाता है कहां, रैम में, और num1 के पास उसका क्या आता है, एड्रेस आता है। अगली लाइन चल देखते हैं, फिर क्या हुआ, इंट num2 बराबर क्या लिखा है तुमने, 4। अब क्या होगा, अब भी जाएगा 4 कहां, इसी रैम में, ये नहीं हुआ, तो इसका एड्रेस अलग आएगा। बिल्कुल। अगर सर जैसे उसमें रैम में चला गया और उसको हम डिलीट कर दे तो फिर रैम में ही रह जाएगा कि बाहर फिर निकलेगा। बाहर बताते हैं, ये बात समझ में आ रही नहीं, पहले ये बताओ, यस सर। जो हम ये बता रहे हैं यस सर। कि जैसे ही पहली लाइन चली तो क्या हुआ, हाँ ये हुआ, जब दूसरी लाइन चली तो क्या हुआ, 4 गया कहां, रैम में, यहां, और उसका एड्रेस किसके पास आया, num2 के पास। num2 के पास 4 नहीं है, num2 के पास 4 का क्या है, एड्रेस है। हमारे पास, मेरे पास मेरा घर नहीं है, मेरे पास मेरे घर का क्या है, एड्रेस है। भले हम लोग बोल देते हैं कि मेरे पास घर है, लेकिन वो सही बात नहीं है। मेरे पास का मतलब मेरे पास में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए ना। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर का क्या है, एड्रेस है। सेम वही कंसेप्ट यहां चलता है, 5 रहता है रैम में, वेरिएबल के पास क्या आता है, उसका एड्रेस। 4 कहां रहता है, रैम में, वेरिएबल के पास क्या आता है, उसका एड्रेस। अब देखो जरा ध्यान से, अब जब तुम करते हो क्या,
num1 और गुणे num2। ध्यान से देखो, अब तुम क्या कर रहे हो, num1 और गुणे क्या, num2। तो जानते हो क्या करता है जब ये लाइन पढ़ता है, ये तो जाता है num1 जब पढ़ता है ना, तो पूछता है num1 तुम कहाँ हो, तो num1 कहता है भैया मेरे पास एड्रेस है। कहता है किसका एड्रेस है बताओ, वो एड्रेस देता है, तो वो उस एड्रेस पे रैम में जाता है, तो उसे क्या मिलता है, 5। जैसे फिर जब गुणे पढ़ता है और फिर क्या पढ़ता है, num2, तो num2 से पूछता है भाई तुम्हारे पास क्या, कहता है मेरे पास भी एड्रेस है, कहता है 2, देता है एड्रेस। अब उस एड्रेस पे जाता है तो उसे क्या मिलता है, 4। दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं वहीं 5 है वहीं 4 है, 5 अलग जगह है रैम में और 4 अलग जगह है। एक के पास num1 का, एक के पास num1 के पास एक का एड्रेस है और num2 के पास दूसरे का। अब जब 5 गुणे 4 होता है, सीपीयू करता है तो उत्तर क्या आता है, 20 आता है ना। उत्तर क्या आएगा, 5 गुणे 4 करोगे 20 ना। तो जानते हो क्या करेगा, इसी रैम में 4 बाइट और लेगा और यहां क्या रखेगा, 20। यहां रखेगा क्या, 20। और इस 20 का एड्रेस आएगा किसके पास, रिजल्ट के पास। आखिर ये जब लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट और प्रिंट कर देता है, क्या करो जरा चलाओ देखो, 20 ना, कैसे कर देता है ये 20, कहां से देता है तुमको 20, ऐसे ये देता है 20 कि जब 5 गुणे 4 होता है तो उत्तर क्या आता है, 20। और 20 भी कहां जाता है, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आता है, रिजल्ट के पास। जैसे तुम्हारे साथ होता है, हम तुम कहते हैं 5 और 4 का गुणा करो, तो पहले दिमाग में 5 रखते हो, फिर दिमाग में 4 रखते हो, फिर 5 और 4 का क्या करते हो, गुणा करते हो, तुम्हारे दिमाग में फिर आता है 20, और फिर वही मुंह से बोलते हैं। वही सेम यहां हो रहा है, 5 गुणे 4, ऐसा 5 गुणे 4 तो क्या हो गया 20, और 20 का एड्रेस किसके पास आया, रिजल्ट के पास। और अब इसके बाद जब तुम प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट, तो ये रिजल्ट पढ़ता है, तो रिजल्ट से पूछता है क्या है तुम्हारे पास, कहता है भैया मेरे पास एड्रेस है, कहते 2 एड्रेस। जब वो एड्रेस लेके पहुंचता है वहां, तो वहां उसे क्या मिलता है, 20, और वही 20 उठा के क्या कर देता है, प्रिंट। इस तरह से काम करता है। कभी ये मत सोचना कि यार 5 है 4 है 20 इसी में डाल देगा ना, 5 अलग है, 4 अलग है और 20 अलग है। जैसे हम तुमसे कहते हैं भैया 5 और 4 का गुणा करो, तो तुम बताते हो ना 20, तो क्या 5 गायब हो जाता है तुम्हारे दिमाग से, 5 भी तुम्हारे दिमाग में रहता है, 4 भी तुम्हारे दिमाग में रहता है, और 20 भी तुम्हारे ही दिमाग में रहता है। तीनों तुम्हारे दिमाग में रहते हैं। और वैसे ही सेम तीनों कहां रहते हैं, रैम में, जो दिख रहा है। देखो ध्यान से इस चीज को, इस तरह से कंप्यूटर काम करते हैं। वेरिएबल वैल्यू नहीं रखता, वैल्यू तो कौन रखता है, रैम। रैम में जहां रखता है उसका सिर्फ पता देता है किसको, वेरिएबल। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे। ये कि मतलब जैसे ये 20 इधर आया तो इसका क्या काम है, ये चारों कॉलम का। चार भाई 20 भी क्या है, इंट है, नंबर है, 4 बाइट तो उसे चाहिए उसे। अब भाई सबका पता अलग अलग है, इनका कहेंगे दूसरी रो 5वीं कॉलम, इनका बोलेंगे क्या 5वीं रो 5वां कॉलम, इनका बोलेंगे क्या 8वीं रो दूसरा कॉलम। पता तीनों का क्या है, अलग अलग है। और ये भाई 20 का एड्रेस किसके पास आया है, देखो रिजल्ट के पास। 5 का किसके पास है, num1 के पास। 4 का किसके पास है, num2। अरे हम कहते हैं ये प्रिंट करके देखो, क्या करेगा। जब लाइन नंबर 15 चलेगी तो तुम इससे पूछ क्या प्रिंट करा रहे हो, num2 ना, तो num2 जाएगा एड्रेस उठाएगा तो उसे क्या मिलेगा 4, num1 जाएगा तो उसे क्या मिलेगा 5, और रिजल्ट को क्या मिलेगा 20। जो यहां गुणा करके रिजल्ट आया ये भी तो एक नंबर है, ये भी तो 20 है ना, ये भी तो क्या है, इंट है। इसे भी मेमोरी कितनी चाहिए, 4 बाइट, और ये भी कहा जाएगा रैम। ये भी सेम वही है, ये जो क्या है 4, ये भी जाएगा कहाँ, रैम में। मेमोरी कितना लेगा 4 बाइट,
है ना? बोलो भाई, बात समझ में कुछ आ रही है? यस ऐसे ही कंप्यूटर का चाहे छोटा कैलकुलेशन हो चाहे बड़ा, इस बात को अपने आप को समझा लो ढंग से। सबसे जरूरी है ये बात समझना। सर कितना भी बड़ा नंबर हो 4 ही बाइट लेगा इसमें। इंट देखो, इंट की लिमिट क्या है? 4 बाइट। तो चाहे 5 रखो, चाहे 5,000 रखो, चाहे 50,000 रखो, चाहे 5 लाख रखो, मैटर नहीं करता। सबको जगह कितनी चाहिए? 4 बाइट। अगर सर जैसे गया तो उसमें जो रैम होगा जो 80,000 जो आपने हाँ हाँ, उसमें जो होगा उसमें पहले फिलअप होगा, बस जाएगा वहाँ सर्च करने के लिए कहाँ पे है। कहाँ फिलअप कहाँ होगा? जब ये उसमें तुम कह रहे हो 5 पहले से फिलअप होगा ना, शुरू शुरू में तुम्हारी रैम है खाली। जब ये पढ़ेगा लाइन नंबर 11 5 पढ़ेगा, तब रैम में जाएगा, 4 बाइट लेगा, सफाई करेगा, 4 बाइट रखेगा, 4 बाइट लेके फिर उसके अंदर 5 रखेगा। ऐसे नहीं है कि 5 पहले से पढ़ा। अब पहले से अच्छा मान लो रखना भी शुरू कर दे, तो किसके किसके मन का क्या क्या रखे? किसी को 5 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए, किसी को सारे नंबर चाहिए, तो कितना रखेगा? अगर सब पहले से ही रखा रहे तो रैम तो पहले ही भरी रहेगी, तो कंप्यूटर चलेगा कहाँ? रैम रहती है क्या शुरू शुरू में खाली ना, तभी तो चल पाती है वो। पर एक समय वो उठ जाएगा कुछ टाइम। बिल्कुल ऐसा समय बिल्कुल आते हैं। तुम ही है 10-20 ऐप चला लो, तुम्हारी रैम कम हो, 10-20 ब्राउजर खोल लो, मोबाइल हैंग होने लगती है ना। क्यों? ये जो तुम्हारा ब्राउजर खोलते हो, ये सब भी चीजें खुलती हैं जो सब जाते हैं कहाँ? रैम में। अब सब जगह लेके बैठे रहेंगे, खाली नहीं करेंगे, नया नया खोलते जाओगे, तो टाइम ऐसा आएगा जब रैम क्या हो जाएगी? भर जाएगी। जब रैम भर जाएगी तो तुम्हारा मोबाइल हो चाहे लैपटॉप क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस क्लियर है ये? याद रख लेना इस बात को सब लोग। वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल के पास वैल्यू का एड्रेस होता है। वैल्यू कहाँ जाती है? रैम। अब अच्छे देखते हैं, एक चीज और लिखते हैं, ध्यान से देखना। अगर ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नंबर 1 में हमने 5 डाला, नंबर 1 में हमने क्या डाला? 35। मेरी मर्जी। हमने बताया एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू को आप बार बार डाल सकते हो। अब कैसे काम करेगा ये सोचो, ध्यान से समझना। अब ये चलेगा तो नंबर 1 ये 5 कहाँ जाएगा? रैम में, यहां आ गया। फिर से जब चलाओ, अच्छा एक चीज ये भी है, ये चला रहे हो ना, सब हुआ ना, जब चला तभी मेमोरी लिया, और जैसे चलना बंद किया, ये लोग जो लेके मेमोरी बैठे हुए थे ना 4-4 बाइट, सब क्या कर देगा? क्लीन। जब तक प्रोग्राम चलता है तभी तक वैल्यूज रैम में रहती हैं, और जैसे ही प्रोग्राम क्या होता है? चल के बाहर निकलता है, वैसे ही सारी रैम क्या हो जाती है? साफ। भाई तुम ही देखो, जब ब्राउजर खोले रहते हो तभी तुम्हारे रैम पे लोड रहता है ना, और जैसे ही ब्राउजर बंद करते हो तुम्हारे रैम में उतनी जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है ना। हो जाना चाहिए ना। और अगर ना हो तब तो भाई तुम्हारा मोबाइल चलेगा कैसे? तुम्हारा मोबाइल यार सीधे बड़े आसानी से चल रही है ना लैपटॉप पे। तुम्हारे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, क्यों? क्योंकि जब जो चीज इस्तेमाल होती है तब वो रैम में रहती है, और जैसे ही इसका इस्तेमाल होना क्या होता है? बंद होता है, सब कुछ क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। मेरी रैम फिर से खाली हो जाती है, हम कुछ और करने के लिए फिर से क्या है? रेडी। जैसे वीडियो कॉल करता है। हाँ, जैसे कुछ भी चलता हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले ये बताओ। अब अगली लाइन देखो क्या है? नंबर बराबर क्या? 35। यही है ना? तो क्या होगा भाई? 4 बाइट कहाँ लेगा? रैम में, और इसमें क्या रखेगा? 35। देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब पहले नंबर 1 के पास किसका एड्रेस था? 5 का। और लाइन नंबर 12 जब चलेगी तो किसका आएगा? 35 का। तो हमने बताया था तुमको एक बात, कि जब नई वैल्यू देते हो तो पुरानी छोड़ देता है ना। तो यहां वही नियम चलता है। जब यहां नंबर बराबर 35 है तो 35 कहां जाता है? रैम में। 35 कहां जाता है? रैम में। और उसका एड्रेस किसके पास आता है? नंबर 1 के पास। उसी नंबर 1 के पास जिसके पास पहले किसका एड्रेस था? 5 का। तो याद रखना, जब भी वेरिएबल को नया एड्रेस मिलता है तो पुराना एड्रेस क्या करता है? छोड़ देता है। अच्छा, कभी ये मत सोचना, बहुत से लोग इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं कि इंट नंबर बराबर 5 लिखा है तो यहां 5 आया, फिर नंबर बराबर क्या लिखा है? 35,
तो यही 5 से सोचते हैं 5 डिलीट करके इसने क्या डाल दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भैया। 5 अलग है, 5 अलग है और 35 अलग है, 5 अलग है 35 अलग है। जब ये लाइन चलेगी भाई, ये लाइन नंबर 12, तो 35 कहां जाएगा, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, नम1 के पास, उसी नम1 के पास जिसके पास एक लाइन पहले एड्रेस किसका था, 5 का। तो जब नया एड्रेस मिला तो पुराना उसने क्या किया, छोड़ दिया, 5 का एड्रेस क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब यहां गुणा होगा तो क्या होगा भाई, 35 और गुणे, अब यहां लाइन चलेगी, जैसे लाइन नंबर 17, नम1 पूछेगा तो नम1 से पूछेगा एड्रेस दो अपना भैया, नम1 क्या देगा, उसे एड्रेस देगा, तो एड्रेस किसका देगा, 35 का देगा, 5 का नहीं देगा, किसका देगा, 35 का, और नम2 देगा 4 का, 35 गुणे 4 होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 140। प्रिंट करके देखो अब क्या आएगा, 140 आया। क्लियर है ये बात। लेकिन एक छोटी सी बात और, इस 5 का क्या होगा, ये 5 इस्तेमाल कर सकते हो, बताओ। हम किसी कोई तरीका है कि हम प्रिंट करा लें 5 यहां पे, बताओ, नम1 प्रिंट कराएं और हमें मिल जाए क्या, 5, ऐसा संभव है, नहीं, बोलो, नहीं संभव है। क्योंकि भैया तुम जब लाइन नंबर 12 की बात करोगे, नम1 से पूछोगे तो नम1 एड्रेस लेके आएगा, तो किसका लेके आएगा, बाद वाले का, तो भैया किसका ले आएगा, 35 का। 5 तुम्हें मिलेगा आप कभी, नहीं मिल सकता। 5 सिर्फ तुम्हें मिल सकता है लाइन नंबर की 11 के बाद, लेकिन 13 के पहले, 13 के बाद तो क्या हो जाएगा, 35। फिर नम1 से मांगते रह जाओगे, वो 5 का एड्रेस कभी नहीं देगा, किसका देगा, 35 का। एक बार नहीं 100 बार मांगो उससे, 100 बार प्रिंट कराओ, हमेशा क्या बोलेगा, 35 35 35, कभी 5 का नाम नहीं लेगा। तो 5, लेकिन 5 रैम में तो है ना, 5 रैम में है, लेकिन ये 5 को तुम पा नहीं सकते भाई, कैसे पाओगे बताओ। लाइन नंबर 13 के बाद कोई दुनिया का ऐसा तरीका नहीं है जो 5 निकाल सके। लाइन नंबर 13 जब चलेगी तो नम1 के पास क्या आएगा, 35। तो भैया जब भी नम1 मांगोगे तो नम1 क्या देगा तुम्हें, 35 देगा। 5 का कभी कोई हिसाब वो दे नहीं पाएगा। अगर सर उसको नंबर के भी ऊपर लिखेंगे 5 है, उसको ऊपर भी लिखेंगे तो हाँ बताओ, सर दो डिस्टेंस नीचे, हाँ 10 के 11 के और 10 के बीच में सर, यहाँ पे 10, अच्छा यहाँ क्या लिखे बताओ। अरे भैया तुम तो बिना डिक्लेयर किए ही रखने की बात कर रहे हो, तुम तो पहले कह रहे हो रख देंगे, बाद में कह रहे हो डिक्लेयर करेंगे, पहले डिक्लेयर होता है ना भाई। अच्छा ऐसा कर लो, तुम्हारा मन है तो ऐसा कर लो। अब क्या होगा भाई, अब देखो, अब चलेगा तो क्या होगा, 5 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आएगा, नम1 के पास। 6 जाएगा फिर कहां, रैम में, उसका एड्रेस किसके पास जाएगा, नम1 के पास। अब लाइन नंबर 13 के बाद बात करोगे तो नम1 क्या बात बोलेगा, हम क्या हैं, कहेगा हम 5 नहीं है, हम क्या हैं, 6 हैं। लाइन नंबर 15 के बाद जाओगे तो क्या बोलेगा, हम 35 हैं। वो कहेगा ना हम 5 को जानते हैं और न 6 को जानते हैं, हम किसको जानते हैं, 35 को। लेकिन ये 5 और ये 6 रैम में है ना, तो ये 5 और ये 6, हाँ 2 मिनट रुको, 5 और 6 दोनों कहाँ है, रैम में है। और ये कभी मिले, कभी इस्तेमाल कर पाओगे इनका। अच्छा बताओ, जिस चीज का इस्तेमाल ना कर पाओ, मतलब तुम्हारे जिस चीज का तुम जानते हो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर उसको रैम में रहने का अधिकार है भाई। भाई जब हम तुम्हें यूज ही नहीं कर पाएंगे तो रैम में भाई क्या कर रहे हो तुम, बताओ, रैम में रख के, तब है ना भाई, क्या कर रहे हो तुम। तो जानते हो, इसीलिए जावा में एक कंसेप्ट और है, जावा का जब भी प्रोग्राम तुम, ये हम लोग प्रोग्राम बनाया है ना, चला रहे हैं ना, जावा पीछे पीछे भी ये प्रोग्राम चलाता है। और उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है मालूम है, वो चलता रहता है पीछे पीछे, तुम्हारे कोड के पीछे पीछे वो भी झाड़ू लेके चल रहा होता है। उसका नाम होता है क्या, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज मतलब कचरा, उसका मतलब क्या, गार्बेज कलेक्टर। सीधी वैसे कहो सफाई कर्मी मान के चलो, ठीक है। तो जैसे ही ध्यान से देखना, लाइन नंबर 12 चलता है
और 5 आता है, 5 का एड्रेस किसके पास आता है? नंबर 1 के पास आता है। ये लाइन नंबर क्या चलती है? 13। 6 जाता है, 6 का एड्रेस किसके पास आता है? नंबर 1 का। अब 5 का एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं भाई। भाई 5 का एड्रेस नंबर 1 ही लेके बैठा था और अगली लाइन में तुमने नंबर 1 को किसका एड्रेस दे दिया? 6 का। तो वो 5 का छोड़ चुका है, तो 5 का एड्रेस किसके पास है? तो 5 बेकार है ना। तो जो पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर होता है उसका यही काम होता है, चेक करना रैम में ऐसा कौन है जो जगह लेके बैठा है लेकिन उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। जब एड्रेस नहीं है तो यूज नहीं, आदमी यूज भी नहीं कर पाएगा उसको। जब उसका एड्रेस नहीं है तो हम उसे यूज कर पाएंगे नहीं, तो उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? साफ कर देगा उसको। जैसे ही लाइन नंबर 13 चलेगी, नंबर में क्या आएगा? 6, इसका कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी? 15। अब नंबर के पास किसका एड्रेस आएगा? 35 का। और 6 का एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं, फालतू है ना। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? साफ करेगा। ये बड़ी अच्छा कंसेप्ट है इसका, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसका। इसी वजह से तुम्हारी रैम इतनी चीजें मतलब जितना यूज करता रहता है, जो बेकार चीजें होती हैं उनको पीछे से क्या करता रहता है? जावा पीछे से डिलीट करता चला जाता है। और जो जावा में जो ऐसा काम करता है उसका क्या नाम है? गार्बेज कलेक्टर। यही तुम्हारे कंप्यूटर की, तुम्हारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बना के रखता है। अगर ये कंसेप्ट नहीं रहा होता तो पता जानते हो क्या होता? ये भी 4 बाइट लेता, ये भी 4 और ये भी 4, तीनों मिलके 12 बाइट ले लेते कि नहीं? जबकि इस 8 बाइट का तुम कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं इसके आगे। और ये चीज समझो भाई, जरा इसको ध्यान से अपने आज सोचो सब लोग इस बारे में, जो हमने ये बात बताई। और तुम्हें इस बात में कोई कमी लगती है इस कंसेप्ट में तो वो कल डिस्कस करो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ऐसे रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है।